जगह का पिन कोड है, इसके लिए 25 नाम है। और साउथ, क्योंकि साउथ मुंबई का पार्ट है तो इसीलिए 25 साउथ करके इसका नाम है। तो ये लैंड पार्सल जो अपना जो लोकेशन है, दिस इज द लार्जेस्ट लैंड पार्सल किसी भी डेवलपर के पास है समंदर के इतने नजदीक, और वो भी फ्री होल्ड। तो गूगल मैप पे अगर आप देखोगे तो दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी आर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हेलो। हाँ, तो ये अपना लोकेशन है एग्जैक्टली। तो ये माहिम बे, इस एरिया को कहते हैं माहिम बे, और दिस इज वेयर वी आर। और समवेयर ओवर हियर इज वेयर सिद्धिविनायक टेम्पल इज, जो फेमस सिद्धिविनायक टेम्पल है वो यहाँ पे है। नाउ मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स आप अगर मुंबई में देखोगे, और स्पेशली ये एरिया में है, तो वो लगभग यहाँ पे है, एक 600 से 700 मीटर की दूरी पे है। अब मुंबई में कैसा है, सीआरजेड जोन होता है। मुंबई के इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे कोस्टल रीजन पे देखोगे तो सीआरजी जोन होता है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन के 500 मीटर के दायरे में आप कोई भी एक हाइट का लिमिट होता है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। बट ये आप जितने भी डेवलपमेंट देख रहे हो ये सब 600-700 मीटर की दूरी पे है। अब 25 साउथ का एडवांटेज ये है कि हम सिर्फ 110 मीटर की दूरी पे है। अब ये जो एरिया है इसको माहिम बे कहा जाता है, इसीलिए जो नॉर्मली 500 मीटर का डिस्टेंस पे रेस्ट्रिक्शन होता है उसको कम करके 100 मीटर कर दिया है। और हम 110 मीटर पे है, हम जस्ट उसके बाहर है। इसीलिए हमारे आगे जो भी है वो सब सीआरजेड में आता है, और हम सीआरजेड के जस्ट बाहर है। इसीलिए हमारे पास हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम हमारा जो हाइट है वो पूरा परमिशन वगैरह सब कुछ है अपने पास में, बिकॉज अपन सीआरजेड के बाहर है। और दूसरा बोलने का मतलब ये है, क्योंकि आज अगर 100 मीटर का ही डिस्टेंस है, तो जो सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे, जो 600 से 700 मीटर की डिस्टेंस पे है, फ्यूचर में इनके आगे कभी भी कोई भी डेवलपमेंट बड़ा टावर बन के आ सकता है जो इनका व्यू ब्लॉक कर देगा। ठीक है। ये सीआरजेड का बाउंड्री है। सो ये जो लाल पट्टे आप देख रहे हैं ना, ये लाल पट्टे पे कोई भी बिल्डिंग है ना, तो उनको वो हाइट रेस्ट्रिक्शन है बेसिकली। वो एक पर्टिकुलर हाइट है, उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकते हैं, जो कि जमीन से लगभग 10 से 11 माला होता है बेसिकली। अब अपना प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग अपन ने ऐसा किया है कि पहला जो 10 माला है उसको अपन ने एमिनिटी और पार्किंग में डाल दिया है, तो आपका एक्चुअल जो हैबिटेबल फ्लोर है उसको इफेक्ट नहीं करता है टेक्निकली। ये अपना मैप पे लोकेशन है, ये सिद्धिविनायक मार्ग है, ये आपका बांद्रा वर्ली सीलिंग है फेमस। सो इसको सो वाली जो जगह है उसको बीच बना ही देते ना, क्योंकि वहां पे वो रेती वगैरह होती है और वो बीच बन जाता है, चाहे दादर बीच हो, चाहे अक्सा बीच हो, चाहे वो गिरगांव चौपाटी हो, जू बीच हो, हर जगह पे जहाँ पे पानी है वहां पे वो बीच होता ही है। अभी जैसे यहाँ पे दादर का एक छोटा सा बीच, यहाँ पे दादर बीच है, यहाँ पे प्रभा देवी का एक छोटा सा प्रभा देवी बीच भी है, और ये पूरा माहिम बे है। तो ये अंदर आता है, इसके लिए इसको बे कहा जाता है। अब लोग जनरली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर ऐसे जगह पे लेते जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आजू बाजू में होना चाहिए नजदीक में। तो होटल्स की बात करें तो 5 स्टार होटल्स 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में अपने ऑलरेडी यहाँ पे अपन ने, आप देख रहे हो। स्कूल्स हॉस्पिटल्स की बात करें स्पेशली कोरोना टाइम में, तो वो भी अपने यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में अपने सारे बड़े हॉस्पिटल्स है। हिंदुजा बोल लीजिए, पोदार बोल लीजिए, टाटा मेमोरियल या फिर केईएम, ये सब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में, विच मेक्स इट मोर कंफर्टेबल फॉर अ बायर, एंड स्पेशली विद दिस कोरोना पैंडेमिक टाइम वो और ज्यादा कंफर्टिंग होता है किसी भी बायर के लिए। प्लस बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल भी आजू बाजू में बड़े इंटरनेशनल स्कूल चाहिए, तो सेक्रेड हार्ट स्कूल है, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल है, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल है, डॉन बॉस्को है। ये भी 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में आपके ये सारे स्कूल्स भी आजू बाजू में हो जाते हैं। इट्स अ वेरी रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव अराउंड द लोकेशन। ठीक है। अब वादवा कैसा है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो 3 पैरामीटर पे वो सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो हर प्रोजेक्ट के डीएनए होते हैं बेसिकली, हाइट, लाइट, एयर। जिस भी प्रोजेक्ट में जाओगे तो अच्छी खासी हाइट है अपार्टमेंट के अंदर। जिस तरह से पूरा डिजाइनिंग होता है तो नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन हर प्रोजेक्ट के हर अपार्टमेंट में मिलेगा आपको वादवा के।
तो यहाँ पे भी अपना हाइट जो अगर बात कर रहे हैं अपन, तो 12 फुट का क्लियर हाइट है अपना अपार्टमेंट के अंदर। फ्लोर टू सीलिंग हाइट आज की डेट में स्टैंडर्ड जो मार्केट में चल रहा है 9.5 से 10.5 हाइट देते हैं डेवलपर। ज्यादा से ज्यादा 11, उससे ज्यादा हाइट देता नहीं है कोई भी। 12 फुट बहुत अच्छी हाइट है बात करने के लिए। ठीक है। अब ये अपना पूरा लेआउट है प्रोजेक्ट का, जहाँ पे ये साउथ टावर है, 3 टावर है टोटल, जिसमें से ये साउथ टावर है, ये सेंट्रल टावर है और ये नॉर्थ टावर है। क्योंकि ये साउथ मुंबई के नजदीक है, इसलिए इसको साउथ टावर कहा जाता है। ये नॉर्थ टावर और ये बीच में इसलिए सेंट्रल टावर। अब ये जो पूरा डिजाइन है, ये डिजाइन बनाने को भी अपने को 150 से ज्यादा अपन ने डिजाइन रिजेक्ट किए और फिर जाके अपन ने फाइनलाइज किया। क्योंकि हम चाहते थे कि क्योंकि हम समंदर इस तरफ है, ये साइड में, तो समंदर के इतने नजदीक है, तो अभी हम चाहते थे कि हर एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट का उसको मैक्सिमम सी व्यू मिले, मैक्सिमम लाइट और मैक्सिमम क्रॉस वेंटिलेशन मिले, और आपका लेआउट के अंदर जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम से कम हो बेसिकली। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने फाइनली ये लेआउट पे हमने फाइनलाइज किया बेसिकली। और हमारे प्रोजेक्ट का दूसरा यूएसपी है ये ग्रीनरी। आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट बनते आ रहे हैं उसमें कम से कम 40 से 50% या 60% आपका डेवलपर यूज करता है फॉर द डेवलपमेंट, और 30 से 40% बचता है आपके पास में ओपन स्पेस। अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ 30% अपन ने डिजाइन किया है फॉर द फुटप्रिंट ऑफ द टावर। बाकी का ये जो 30% आप देख रहे हो, ये फुटप्रिंट ऑफ द टावर इज ओनली 30% ऑफ द लैंड पार्सल। बाकी का जो 70% है, ये पूरा का पूरा ओपन टू स्काई एरिया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है बेसिकली। अब इस तरह से अपना ये पूरा प्रोजेक्ट दिख के आता है एक्चुअली। जो बन के जब तैयार हो जाएगा वो इस तरह से आएगा। ये साउथ टावर है, ये नॉर्थ टावर है, और सेंटर में अपना ये सेंट्रल टावर है बेसिकली, जिसमें अपना ग्राउंड से 7 माले का कार पार्किंग, और 9वें माले पे पूरा एम्यूनिटीज है, और 11 माले पे पहला माला शुरू होता है हैबिटेबल। तो 57 माले में 10 माला पहले इसमें चले जाता है एम्यूनिटीज और कार पार्किंग में, और 11 माले पे पहला माला शुरू होता है, इसीलिए 47 हैबिटेबल अपन बात करते हैं। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट का रियल टाइम कंस्ट्रक्शन अपडेट मैं बता रहा हूँ आपको। मार्च महीने में हमने ये सर्कुलेट किया था, तो 38 माले हैबिटेबल फ्लोर हमारे बन के तैयार हो गया आउट ऑफ 47 हैबिटेबल। तो ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट पिक्चर है। और उसके साथ साथ अपना जो आगे पोडियम बनने वाला है, वो पोडियम का भी 2 लेवल का पोडियम का काम चालू है। एक बन गया है, दूसरे का ऑलरेडी काम चालू हो गया बेसिकली। अब ये अपना टावर का लेआउट है। साउथ टावर जिसको अपन ने रेरा में रजिस्टर किया और उसी का सेलिंग कर रहे हैं अपन, तो वो साउथ टावर का ये लेआउट है बेसिकली, फ्लोर प्लान है। जहाँ पे सामने की तरफ 2 3 BHK है और बाजू की तरफ में आपका ये 2 4 BHK है। ठीक है। 3 BHK का कारपेट एरिया 1565, 1565, और राइट साइड में जो 4 BHK इसका 2100 का कारपेट एरिया है, और लेफ्ट साइड में जो 4 BHK उसका 2500 का कारपेट एरिया है। ओके। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अब तक? चलिए। सो जो सेंटर सेंटर अपार्टमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये जो 3 BHK, तो हायर फ्लोर पे ये अपार्टमेंट से जो व्यू है वो ऐसा दिख के आता है। ये हमने ड्रोन का फोटो लिया हुआ है बेसिकली। ठीक है। ये जो आप इनसेट यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में जो इनसेट देख रहे हो ना, तो अपार्टमेंट से ये ऐसे, ये सामने वाले अपार्टमेंट से तो स्ट्रेट है, लेकिन साइड वाले अपार्टमेंट से भी थोड़ा थोड़ा ये व्यू मिलता है अपने को, ये वाला वाला। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लेफ्ट वाला अपार्टमेंट अगर आप देख रहे हो, तो लेफ्ट वाले से आपको ये वाला व्यू मिलता है, ये बैंड्रा। ठीक है। तो वही मैं आपको जो बता रहा था अभी, ये लेफ्ट वाला, अगर आप राइट वाला अपार्टमेंट जो आप देख रहे हो, तो सॉरी, ये लेफ्ट वाले अपार्टमेंट से जो 4 BHK बड़ा वाला है 2500 कारपेट, उससे आपको ये वाला व्यू मिलता है वेस्ट की तरफ का। वही आपका जो छोटा वाला 4 BHK है 2100 कारपेट वाला, उसके वो अपार्टमेंट से आपको ये वाला व्यू मिलता है बैंड्रा की तरफ का। और जो पीछे वाले अपार्टमेंट है, पीछे नहीं, इनफैक्ट जो 4 BHK है ना अपने, वो 4 BHK में यहाँ पे विंडोज है, देखिए। लिविंग और डाइनिंग एरिया जो है ना दोनों अपार्टमेंट का, और एक एक बेडरूम वो पीछे की तरफ है, और मास्टर बेडरूम में दोनों तरफ फुल लेंथ विंडोज है। तो एक तरफ तो समंदर दिखता है, और दूसरी तरफ रेयर व्यू, पीछे का सिटी व्यू मिलता है। वो सिटी व्यू ऐसा है। तो दिन में तो ठीक है, दिन में तो इतना कुछ खूबसूरत नहीं दिखता है, लेकिन शाम के वक्त ये पूरा लाइट पूरा जगमगाता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है ये।
ये पीछे का व्यू है। तो वो जो सिद्धि विनायक मंदिर में बता रहा था वो ये रहा। मेरा एरो देख रहे हो? ये सिद्धि विनायक मंदिर है, ये पीछे का साइड है। अभी कैसा है, ये हमारे जो एम्यूनिटीज है, साइड पे जो अपने एम्यूनिटीज अपन बना के देने वाले हैं, तो एम्यूनिटीज को अपन ने दो टाइप में, दो अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। एक है ग्राउंड लेवल एम्यूनिटीज और दूसरा है पोडियम एम्यूनिटीज। तो ग्राउंड लेवल एम्यूनिटीज में अपने पास में आज की तारीख में ये जो बना रहे हैं अपन, तो इस तरह से आप का यहाँ पे एंट्री जो होगा ना, ये बिल्डिंग का एंट्री है अभी जो फिलहाल साउथ, जो साउथ टावर बन रहा है अपना, तो जो प्रोजेक्ट का एंट्री है वो यहाँ से है, और क्लाइंट यहाँ से ऑल द वे आता है। और यहाँ पे हमारा सेल्स ऑफिस भी बना हुआ है नीचे ग्राउंड लेवल पे। सो क्लाइंट ऑल द वे यहाँ से ट्रैवल करके आता है और यहाँ पे वो साइट पे एंटर करता है सेल्स ऑफिस में। फ्यूचर में यहाँ पे जो ड्राइव जोन है ना, वो ड्राइव जोन आपका यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ के आगे गाड़ी जा ही नहीं सकती है। गाड़ी यहाँ से अंदर घुसेगी, ये ड्रॉप ऑफ एरिया है। ड्रॉप ऑफ एरिया ये तीनों बिल्डिंग का एक ही एरिया है बेसिकली, जो पूरा ओपन टू स्काई है। यहाँ पे साउथ टावर का एंट्री है, यहाँ पे नॉर्थ टावर का लॉबी का एरिया है, और यहाँ पे सेंट्रल टावर का लॉबी एरिया है। गाड़ी क्लाइंट को यहाँ पे ड्रॉप ऑफ देगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, और इधर से होते हुए पीछे ये पूरा मेरा कार पार्किंग एरिया है। तो ये पूरा 7 लेवल का कार पार्किंग यहाँ पे बना हुआ है, जिसका एंट्री यहाँ से है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो क्योंकि गाड़ियां का मूवमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ से आगे गाड़ी का मूवमेंट नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक बनाई है, जो झाड़ियों के बीच में आप देख रहे हो, ये पूरा जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक है। और उसी के साथ में ये वाला जो लाइन देख रहे हो, ये साइकिलिंग ट्रैक है। और ये पूरा का पूरा घना जंगल बना रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि पूरा का पूरा मदर अर्थ इसके नीचे है, तो बड़े बड़े झाड़ यहाँ पे उगाना पॉसिबल है। और ऑलरेडी यहाँ पे साइड पे जो कुछ एक झाड़ थे वो हमने काटे नहीं है, उसको वैसे ही रखे हैं। तो फ्यूचर में यही झाड़ बड़े बड़े जंगल जैसा पूरा फील देगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि ग्राउंड लेवल पे हमने स्पोर्ट्स जोन बना दिया है। ये एक 30 फुट की ऊंचाई है, 30 फीट ट्रिपल हाइट का हाइट का ये पूरा जगह है। और 15 मीटर का ये विड्थ है, और 120 मीटर का लंबाई है। तो बेसिकली 3 माले का जो कार पार्किंग यहाँ पे मैं बना सकता था ना, उसको हमने सैक्रिफाइस किया है, और उस जगह पे स्पोर्ट्स जोन बना दिया 30 फुट का, 3 माले का। तो यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, और ये बैडमिंटन कोर्ट है। जो क्लाइंट गोल्फ खेलना पसंद करते हो उनके लिए गोल्फ का पटिंग एरिया बना दिया है। जिनको क्रिकेट पसंद है उनके लिए नेट क्रिकेट एरिया हमने बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे पेट कॉर्नर है, जिनके घर में पेट्स वगैरह है, कुत्ता बिल्ली वगैरह कोई रखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे पेट कॉर्नर हमने बना दिया है, ये कोने पे। तो ये तो हो गई मेरी। ये फुटबॉल कोर्ट, ये फुटसिल फुटसिल कहते हैं इसको। मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ, ये किस तरह से बन के आएगा, ये पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। जो ड्रॉप ऑफ एरिया मैं बता रहा था वो ओपन टू स्काई, ये ड्रॉप ऑफ एरिया ओपन टू स्काई। ये साउथ टावर का एंट्री है, नॉर्थ टावर का एंट्री है, और यहाँ पे सेंट्रल टावर है। जो जो अभी मैंने बताया ना साउथ टावर का एंट्री, ये यहाँ से जो एंटर होएगा ना, तो क्लाइंट एंटर करने के बाद में जो लॉबी है वो लॉबी ऐसा दिखेगा। ये डबल हाइट लॉबी बनेगी इस तरह से। और इसी जगह पे अपना सेल्स ऑफिस आज की तारीख में है, बट उसका पूरा लुक एंड फील पूरा अलग है। अभी फिलहाल ये नहीं है, ये जब बन के तैयार होगा तब ऐसा होगा। अब वो जो मैंने आपको बास्केटबॉल फुटबॉल कोर्ट बताया ना, वो यहाँ पे है। ये 30 फुट की ऊंचाई है, तीन तीन माले का हाइट है ये, और 15 मीटर का ये विड्थ है, और 120 मीटर की लंबाई है। तो यहाँ पे बास्केटबॉल का हाफ बास्केटबॉल का कोर्ट है, ये फुटबॉल का कोर्ट यहाँ पे बना है, और उसके आगे यहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट है। यहाँ पे टेनिस कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट जैसे जिसको यूज करना है वो यूज कर सकता है। जो वॉकिंग सा मैंने लेफ्ट लेफ्ट साइड में बताया था गाड़ी का। हेलो, हो गया? रुक ना, मेरे को थोड़ा टाइम है ना, एक्चुअली मैं एक सीपी को वॉक थ्रू करा रहा हूँ अपना पीपीटी का। कॉल करता हूँ तेरे को। हेलो। हाँ, वो एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था, इसके लिए हो गया। ओके।
सो मैं बोल रहा था कि वो जो गाड़ी मैंने बताया, गाड़ी कॉर्डन ऑफ हो जाती है, उसके बाद में आपका जो आगे का रास्ता है वहां पे जॉगिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक है। तो ये जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक है यहाँ पे, और ये साइकिलिंग ट्रैक है। और ये जो घने झाड़ आप देख रहे हो, ये मेरा पूरा रेरा का इमेज है। ये एग्जैक्टली इस तरह से बन के आएगा, इतना घना जंगल जैसा ये पूरा सेटअप होगा पूरा। अब ये एम्यूनिटी मेरी पोडियम लेवल पे। तो आठवां नौवां वाला जहाँ पे मेरा एम्यूनिटीज है कार पार्किंग के ऊपर, ये आप जो देख रहे हो ना, ये कार पार्किंग के ऊपर है। बिल्डिंग का जो फुटप्रिंट है जहाँ पे 3 BHK मैंने बताया था ना आपको, तो ये जगह पे मेरा 3 BHK आता है, और पीछे की तरफ में मेरा 4 BHK है। तो जो आठवां वाला है ना, जहाँ पे मेरा 3 BHK है, 8वें वाले पे मेरे 3 BHK को जो एरिया है ना, उसको मैंने बैंक्वेट हॉल बना दिया है। तो ये मेरा बैंक्वेट हॉल एरिया है, जो आज की तारीख में बन के तैयार है साइट पे। ठीक है, अब ये बैंक्वेट हॉल फ्यूचर में जब मेरा 7 माले का कार पार्किंग बन जाएगा ना, तो 8वें माले पे यहाँ पे बैंक्वेट हॉल के बाहर लॉन एरिया हम बना रहे, पार्टी लॉन। तो बैंक्वेट का जितना भी एक्स्ट्रा लोग होंगे ना, वो बैंक्वेट के साथ में ये एरिया को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे छोटा सा एक कैफे है। यहाँ पे मेरा मल्टीपर्पज कोर्ट बना रहे हैं हम। तो फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल जिसको जो खेलना है खेल सकता है। यहाँ पे मेरा बारबेक्यू एरिया है। यहाँ हमारे पास में किड्स पूल एरिया है। यहाँ मेरे पास में थोड़ा सा प्राइवेट जकूजी जैसा कुछ सेटअप बनाया मैंने। तो किसी को थोड़ा सा प्राइवेट जकूजी एंजॉय करना है तो वो यहाँ पे किड्स प्ले एरिया और सीनियर सिटीजन का कॉर्नर एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनल जकूजी एरिया है। ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो, थोड़ा सा कम्युनल जकूजी जैसा एरिया है ये। यहाँ पे मेरा स्विमिंग पूल है, जो टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल है। ये हमारा जिम्नेशियम है, जिसमें 3 साइड से वाटर बॉडी है। ये मेरा क्लब हाउस का वॉशरूम एरिया है, ये दोनों, 1 और 2। ओके। और यहाँ पे मेरा एम्फी थिएटर है। और ये हमने मिनी बीच बनाया है, क्योंकि समंदर के इतने नजदीक है, तो क्लाइंट वगैरह उनको इच्छा होगी कभी कभी बीच पे जाने की। लेकिन मुंबई की बीच उतनी साफ सुथरी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पोडियम पे ही एक छोटा सा मिनी बीच बना दिया है। और मिनी बीच के साथ में एक वेव पूल बना दिया हमने, ताकि क्लाइंट वहां पे खड़ा रहे तो वो वेव पूल से उसको ऐसा एहसास हो कि वो एक्चुअली बीच पे है। और ये जो इतना ग्रीनरी आप देख रहे हो, ये ग्रीनरी भी नॉर्मली पोडियम पे आपको 1.5 से 2 फीट 2 ढाई फुट या 3 फुट की ऊंचाई का प्लांट मिलेगा। उससे बड़ा प्लांट आपको मिलता नहीं है, जनरली श्रब्स कहते हैं उसको। क्योंकि पोडियम लेवल पे जो फ्लावर बेड होता है ना, वो फ्लावर बेड 1 से 1.5 फुट का ही होता है। अपने यहाँ पे अपना जो पोडियम बन रहा है ना, वो पोडियम पे 6 से 8 फुट का गहराई है। उतना बड़ा फ्लावर बेड बना रहे अपन। तो उस वजह से कैसा है, बड़े बड़े जो झाड़ है ना, वो अपन यहाँ पे पोडियम पे उगा सकते हैं। तो आप ये जो झाड़ देख रहे हो ना, ये इतने बड़े बड़े झाड़ आपको पोडियम पे दिखेंगे। ये मेरा जिम वाला एरिया है, जो वाटर बॉडी स्विमिंग पूल से सराउंडेड है। तो ये स्विमिंग पूल है, ये जिम है। ये मेरा जकूजी वाला एरिया जो बात कर रहा था मैं। और ये झाड़ जो आप देख रहे हो ना, ये लिटरली इतने बड़े बड़े झाड़ एक्चुअली उगाएंगे हम पोडियम लेवल पे। तो लिटरली घना जंगल जैसा फील आएगा वो। ये बच्चों का जो एम्फी थिएटर मैंने बताया, सैंड पे। और ये मिनी बीच जो मैं बात कर रहा था, ये मिनी बीच होगा। ओके। ये सारे जो कुछ एमिनिटीज जो मैंने बताया था, वो जो तैयार है ऑलरेडी। तो बैंक्वेट हॉल है, प्री फंक्शन एरिया है, थिएटर है, प्राइवेट लाउंज मेरा, ये सब तैयार है यूज करने के लिए। उसके पिक्चर्स, जो एक्चुअल पिक्चर है वो ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक्चुअल पिक्चर है मेरा, जो बैंक्वेट तैयार है, रेडी है साइट पे। और एग्जैक्टली इसी तरह से दिखता है। तो आज की तारीख में बिल्डिंग पूरी बन के तैयार नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा तैयार हो चुका है एम्यूनिटी। और मेरे क्लाइंट इसको ऑलरेडी यूज कर रहे थे, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, गेट टुगेदर वगैरह के लिए ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये बैंक्वेट हॉल को लग के प्री फंक्शन एरिया है, और इसके पीछे आपका यहाँ पे किचन भी है। तो क्लाइंट का एक छोटा मोटा फंक्शन आराम से पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो। ये मेरा प्राइवेट थिएटर है, जो पूरा बन के तैयार है। ये एक्चुअल पिक्चर है थिएटर की। ये मेरा लाउंज एरिया है। तो डीजे पार्टी वगैरह करना है किसी को, या फिर कॉकटेल पार्टी करना है, या कुछ भी जैसा जो जो चाहिए वैसा यूज कर सकते हैं इसको। ये पूरी तरह से तैयार है ये भी आज की तारीख।
तो बेसिकली वही होता है कि एम्यूनिटीज डेवलपर बाद में बना के देता है, क्योंकि उसका कोई भी पेमेंट प्लान जो है ना वो स्लैब के बनने पे लिंक होता है, उसलिए एम्यूनिटी हमेशा लास्ट बन के आती है। बट अपने यहाँ पे क्या, स्लैब अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन अपन ने पूरा का पूरा एम्यूनिटी जो बिल्डिंग के अंदर है वो बना के तैयार कर दी है। तो ये एक्चुअली बताता है कि डेवलपर कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब उसका स्टेबिलिटी कितना है फाइनेंशियली बेसिकली। ठीक है, अब तक आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब बेसिकली आपको बताता हूँ द रीजन। एक सेकंड ना, एक सेकंड होल्ड करना। ओके, तो कैसा है, वादवास का कैसा है कि उन्होंने ना पुराने जो तरीके हैं ना कंस्ट्रक्शन करने के, उसको इनोवेटिव तरीके से पूरा मर्ज करके एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मतलब एक सफेद हाथी नहीं हो जाए बेसिकली। आज की डेट में जितनी प्रोजेक्ट्स बन के आ रहे हैं, इतने सारे एमिनिटी और इतनी सारी चीजें है ना, जिसकी वजह से लिटरली वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सफेद हाथी बन जाता है। अब मेजोरिटी प्रोजेक्ट देखोगे तो या तो वो बिल्डिंग का फसाड जो होता है ना, उसके ऊपर या तो एसीपी लगाया होता है, एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल, या फिर उसके ऊपर ग्लास लगी हुई होती है, या फिर उसके फसाड के ऊपर आपको टाइल्स होती है या मार्बल होता है, कुछ ना कुछ होता है। अब ये सारी जो एक्स्ट्रा फसाड लगती है ना, उसको मेंटेनेंस भी लगती है, साफ सफाई करना जरूरी है। अभी जैसे कोरोना का टाइम है, अब कोरोना के टाइम में जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है पूरे बिल्डिंगों में, वो काम कर ही नहीं रही है। तो ऐसे टाइम में जो कांच वाली बिल्डिंगें हैं वो बाहर से इतनी गंदी हो गई है, और जिस तरह से बनाया गया है वो क्लाइंट उसको खुद को भी साफ नहीं कर सकता है बेसिकली। अगर उसको कांच साफ भी करना है तो भी वो साफ नहीं कर सकता है, क्योंकि डिजाइन ही वैसी की गई है। अब एसीपी शीट जो होता है, एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल, इसमें आग बहुत जल्दी लगती है बेसिकली। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कल को अगर बिल्डिंग में आग लग गई है तो ये एसीपी की वजह से बहुत जल्दी फैल सकता है ये। पिछली पिछले साल में एक्चुअली यहाँ पे ब्योमॉन्ट करके एक बिल्डिंग है प्रभा देवी में, वहां पे आग लगी थी। और वो आग फैलने का रीजन था क्योंकि वो बिल्डिंग का पूरा फसाड एसीपी शीट था, एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल। अब अपने प्रोजेक्ट में कैसा है, अपन एक रेकली करके टेक्नोलॉजी है जर्मन, उसमें जब स्लैब कास्टिंग होता है ना, तो कास्टिंग का जो बाहर का हिस्सा है ना कंक्रीट का, उसको अपन अलग ही शेप दे देते हैं। ये देखिए, ये जो शेप देख रहे हो ना आप, ये जो डिजाइन देख रहे हो, ये कंक्रीट के ऊपर ये डिजाइन बना के हमने बना दिया बेसिकली। तो इससे क्या हुआ कि कंक्रीट ये पूरा जो बाहर का हिस्सा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया अपन ने, ये सिर्फ कंक्रीट का बाहर का हिस्सा है। अब इस वजह से इसको आपको मेंटेनेंस ना के बराबर है बेसिकली। 10-15 साल में एक बार आपने पेंटिंग किया बिल्डिंग को, फसाड को, और आपको देखने की जरूरत ही नहीं वापस, उसको कोई पुट्टी उट्टी करने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो सोसाइटी को 10 साल तक, 12 साल तक एक रुपया खर्चा नहीं करना है मेंटेनेंस पे। एक बार पेंट किया एंड यू आर डन। समंदर के नजदीक है, समंदर के नजदीक होने की वजह से भी कोई इरोजन करोजन नहीं होगा, क्योंकि रॉ कंक्रीट है ये पूरा। तो रॉ कंक्रीट की वजह से इरोजन नहीं होगा, प्लस दिखने में काफी खूबसूरत लगता ही है बाहर से। एंड लास्टली, अगर कभी कोई फ्यूचर में आग लगती है बिल्डिंग के कोई भी अपार्टमेंट में, वो आग फैलेगी नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बिल्डिंग रॉ कंक्रीट है, कंक्रीट में कभी आग फैलती नहीं है। अब ये देखो, ये फसाड है, ये जो आप देख रहे हो ना लाइन, तो बिल्डिंग का पूरा जितना भी डेड वॉल है ना, डेड वॉल, वो इस तरह से दिख के आएगा। तो दिखने में खूबसूरत है, मेंटेनेंस में ना के बराबर है, और फायर प्रूफ है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट को मैं एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जो लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, रहने लायक हो, ना कि एक ऐसी चीज जो फ्यूचर में उसको खर्चा बढ़ावे बेसिकली। समझे? अभी नो डाउट मेरा ये जो कॉस्ट है ना, ये जो रेगली डिजाइन बनाने का जो कॉस्ट है ना, जर्मन टेक्नोलॉजी का, ये इससे मेरा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 4 गुना बढ़ गया। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे जैसे ग्लास फसाड वाला बिल्डिंग या एसीपी वाला बिल्डिंग, अब ये ग्लास एसीपी ये सब बहुत सस्ते मटेरियल होते हैं। बिल्डर यूज करता है इसको क्योंकि उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और प्रॉफिट बढ़ता है बेसिकली। लेकिन जब क्लाइंट आके रहता है, तो ये जो ग्लास है या एसीपी है, इसको मेंटेन करने का खर्चा, इसका फायर सेफ्टी उतना नहीं रहता है। तो ये सब क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है बेसिकली। विज
अगर मैं बात करूँ 25 साउथ का जहाँ पे रेक्ली डिजाइन यूज किया है, तो क्लाइंट के लिए फ्यूचर में एक फायर प्रूफ बिल्डिंग है, मेंटेनेंस प्रूफ बिल्डिंग है, और दिखने में भी खूबसूरत बिल्डिंग है बेसिकली। तो नो डाउट 4 गुना ज्यादा खर्चा किया है मैंने आज, लेकिन आने वाले टाइम में 10, 20, 50, 100 साल बाद में भी क्लाइंट है ना, मेरे बिल्डिंग के फसाड को लेके रोएगा नहीं कभी भी। तो अब क्योंकि जो कैपेक्स कॉस्ट है 4 गुना ज्यादा लग रहा है, इस वजह से जो मेरा प्राइसिंग है ना मार्केट के कंपेयर में, वो भी थोड़ा प्रीमियम है, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है ना। मैं क्लाइंट को एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे उसका फ्यूचर में कॉस्ट बचेगा, लेकिन मेरा जो कॉस्ट लग रहा है उसके लिए मैं प्रीमियम आज मांग रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। अब ये मेरा जो बिल्डिंग मैंने बनाया है ऑलरेडी माटुंगा में, W54 करके नाम है इसका। यहाँ पे ये जो सेंटर पोर्शन आप देख रहे हो ना बिल्डिंग का, ये सेंटर पोर्शन पूरा रेक्ली डिजाइन है। अब जो डिजाइन मैंने आपको पहले दिखाया वो लीनियर है, मतलब सीधा सीधा लाइन है, और ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ये पजल डिजाइन है। तो रेक्ली का टेक्नोलॉजी में अलग अलग डिजाइन होती है। तो इसमें आपको, हाँ, दिखने में भी अच्छा है, मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, 10 साल में एक बार पेंट किया एंड यूर डन, और फायर प्रूफ है। तो आज की डेट में इंडिया में वाधवा अकेला डेवलपर है जिसने रेक्ली डिजाइन पहली बार इंट्रोड्यूस किया है रेसिडेंशियल सेक्टर में। रेसिडेंशियल में कोई बिल्डर और दूसरा नहीं है जो रेक्ली डिजाइन यूज कर रहा है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वाधवा का 25 साउथ प्रोजेक्ट के रिगार्ड में भी अगर बात करूँ तो मैं। ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट, जिस तरह के बाथरूम में हम नॉर्मली रहते हैं आजकल, वो कैसा है कि आपके खिड़की के बाहर शाफ्ट जाता है, बरोबर। वो शाफ्ट में आपका सारा पाइपिंग वगैरह होगी। अब वहां से नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन बहुत ही कम होता है बेसिकली, और कभी कभी बदबू भी आती है, बरोबर। तो क्योंकि हम समंदर के इतने नजदीक थे ना, तो अपन चाहते थे कि वाधवा 25 साउथ का हर एक अपार्टमेंट जिसका लिविंग और बेडरूम अगर सी व्यू मिल रहा है उसको, तो हर एक कोने को सी व्यू मिलना चाहिए बेसिकली। तो अगर लिविंग और बेडरूम में मिल रहा है तो बाथरूम में क्यों नहीं मिले। तो 25 साउथ का जो हर एक बाथरूम है ना, जो समंदर की तरफ देखता है, उसके सारे व्यू इस तरह से होंगे, पूरा का पूरा सी व्यू मिलेगा वहां से भी। इमेजिन करो, बाथरूम से सी व्यू एक थोड़ा सा रेयर फिनोमेना है, ये चीज बात कोई नहीं करता आज की तारीख में। बाथरूम से सी व्यू कोई बोलता ही नहीं है, बाथरूम की बात ही नहीं होती इतनी एक्चुअली, बरोबर। वहां पे बाथरूम से अगर मैं सी व्यू बात कर रहा हूँ, और वो भी इतना सारा नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर, दैट इज अ वैल्यू फॉर मनी, एंड इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। और स्पेशली कोरोना टाइम में जहाँ पे लोग जैसे अभी लोग रह रहे हैं घरों में, मेजोरिटी लोगों का घर कैसा है कि जहाँ पे लाइट वगैरह इतनी नहीं रहती है, क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह नहीं होता है, तो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो जाता है, बरोबर। इतना टाइम तक हम कभी घर पे रहे नहीं है, तो उस वजह से क्या है, ये नेचुरल लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन से आपका है ना मन खुश रहता है बेसिकली, इट फील्स वेरी गुड। ठीक है। हेलो। हाँ, तो इस तरह से बेसिकली इवन बाथरूम्स को हमने थोड़ा सा डिजाइन किया है कि वो नेचुरल लाइट भी मिले और सी व्यूज बाथरूम से भी मिले। अब ये एक और चीज हमने टेस्ट किया है बेसिकली, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टेक्नोलॉजी यूज किया है, जो सन सूरज सूरज का जो पूरा मूवमेंट होता है ना पूरा दिन भर सूर्य का, तो उसको हमने पूरा का पूरा ट्रैक किया है, पूरा दिन भर किस तरह से मूव होता है बेसिकली। वो ईस्ट में यहाँ से उगता है और इस तरफ में सेट होता है इस तरह से। अब इसमें क्या है, हमने जो चीज नोटिस की है, हमने क्या किया, हर एक अपार्टमेंट के हर एक बेडरूम में जो हीट स्पॉट्स है ना, वो हमने डिमार्केट किए, उसको हमने नोटिस किया कि कहाँ कहाँ पे हीट स्पॉट्स जनरेट हो रहे हैं। अब उस बेसिस पे हमने जो बिल्डिंग के हर एक खिड़की के जो कांच है ना, विंडो के जो कांच है ग्लासेस, उसको कस्टमाइज करके ले लिया।
तो एक तो डबल ग्लेस तो रहेंगे ही रहेंगे, साउंड प्रूफ रहेगा, बट वो डबल ग्लेस में हमने वो एक्स्ट्रा सिल्वर कोटिंग की हुई है और इसको थोड़ा कस्टमाइज किया है ताकि आपके जो कांच है ना बिल्डिंग के, घर के, खिड़की के, वो कांच में से सिर्फ लाइट अंदर आवे और उसका जो हीट है ना, गर्मी, वो गर्मी अंदर नहीं आएगी घर के। अब इसको अगर मैं कोरोना टाइम से अगर रिलेट करूँ ना, अभी धीरे धीरे दुनिया को समझ में आ रहा है कि मेजोरिटी लोगों को अभी घर से ही काम करना पड़ेगा। जिस तरह का ये पैंडेमिक है उसकी वजह से घर से काम करना पड़ेगा। अब घर से काम करना पड़ेगा मतलब घर पे अब लोग, पहले तो ऑफिस में तो कैसे 9 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटे का ड्यूटी होता है, बट घर में रहने की वजह से आपका ये 9 घंटे की जगह पे ये 12 घंटा अब का ड्यूटी हो गया आज की तारीख में। अब 12 घंटा आदमी अगर एसी में बैठा रहेगा ऐसी गर्मी में, तो उसका एसी का बिल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बरोबर। अब लेकिन अगर ये ऐसा टेक्नोलॉजी मैं जो यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से खाली लाइट अंदर आएगा घर के और उसका गर्मी अंदर नहीं आएगा, तो इस वजह से क्या होगा, आपका गर्मी अगर अंदर नहीं आएगा तो घर का टेम्परेचर जो है अंदर का, इट विल रिमेन एज इट इज, ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका जो एसी जो चलेगा उसको ठंडा करने के लिए ज्यादा लोड नहीं लेगा। अगर ज्यादा लोड नहीं लेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बचेगा। तो इन अ लॉन्ग रन इट सेव्स ऑन टू योर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एज वेल। तो मैं जो सारी छोटी छोटी चीजें ऐड कर रहा हूँ ना, ये सारी चीजें, मेरा कैपेक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरा जो कॉस्ट बनाने का, ये जो कंस्ट्रक्शन का है, ये बढ़ रहा है। लेकिन इससे मैं जो चीज कर रहा हूँ वो ये है कि फ्यूचर में क्लाइंट जब आके रहेगा ना, उसका ये सारी जगहों पे कॉस्ट बचेगा बेसिकली। ठीक है। अब जितनी भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे समंदर के नजदीक में, अगर वो 200 मीटर के ऊपर की बिल्डिंग है ना, इंडिया की बात नहीं करूंगा मैं, इंडिया के बाहर अगर आप कहीं पे भी देखोगे ना, जो 200 मीटर की ऊपर की बिल्डिंग है समंदर के नजदीक, उनको एक विंड टनल टेस्ट करना जरूरी होता है, कंपलसरी है। अब इंडिया में तो इतना फॉलो होता नहीं है, बट हमने ये किया है क्योंकि हम समंदर के नजदीक है और अपना बिल्डिंग का हाइट है 215 मीटर का अपना हाइट है बिल्डिंग का। अब ये क्यों करना रहता है, क्योंकि जब ये विंड आती है ना, जो विंड इतनी तेजी से आती है ना, तो विंड का वो जो प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है ना, वो हल्की सी डिग्री, बहुत बहुत माइन्यूट डिग्री में हिलती है। अब वो अपने को एक्चुअली समझ में नहीं आता, जो लोग रहते हैं ना बिल्डिंग में उनको समझ में नहीं आता एक्चुअली, वो बहुत माइन्यूट डिग्री होता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तकलीफ देता है। हमने वो विंड टनल टेस्ट किया और हमको पता चला कि अपने बिल्डिंग पे जो प्रेशर है हवा का वो बहुत ज्यादा होगा, और उस वजह से हमने जो डिजाइन किया ना, तो ये जो 3 टावर का जो बिल्डिंग बनाया ना अपन ने, उसमें बीच में अपन ने ये जगह खाली रखा है, वॉइड रखा है। ये वॉइड इसीलिए रखा है ताकि जो फ्यूचर में हवा जो आएगी ना तेज, वो इस बिल्डिंग को लग के, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी अगर आपने नोटिस किया हो तो जो एरोप्लेन का स्ट्रक्चर होता है वैसा बनाया है। तो सामने 2 3 BHK और बाजू में 2 4 BHK। जो पंछी होता है, पंछी का जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा है। तो आपका हवा जो सामने के 3 BHK को काट के आगे जाएगा और ये वॉइड के थ्रू निकल जाएगा। तो बिल्डिंग को वो जो हवा का प्रेशर है ना, वो प्रेशर एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं करेगा इतना। तो ये छोटा छोटा टेस्ट है जो हमने किया है टू इंश्योर जब आप यहाँ पे आके रहते हो, कोई क्लाइंट, वो बहुत ही प्रैक्टिकल डिजाइन में रह रहा है, वो एक हैबिटेबल जगह पे रहेगा, ना कि एक सफेद हाथी जहाँ पे सिर्फ खर्चा ही करना पड़े उसको, और लाइफ सेफ्टी भी बहुत तकलीफ हो जाती है। सेकेंडली, अपना ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये अपन पूरा बेरशेल अपार्टमेंट दे रहे हैं, कोई फ्लोरिंग नहीं, कोई बाथरूम फिटिंग नहीं, कोई किचन फिटिंग वगैरह कुछ नहीं। ठीक है। अब क्योंकि अपन ये बेरशेल दे रहे हैं, अपन साथ में जो दे रहे हैं ना, वो विंडो दे रहे हैं, घर का जो आपका विंडो है ना, कांच पूरा बारी, वो विंडो अपन दे रहे हैं। विंडो के साथ में अपन यहाँ पे ये रेंसन वेंट करके है जो लगा रहे हैं। अब ये क्यों लगा रहे हैं, बेसिकली ये बेल्जियम से हम लेके आए हैं ये ब्रांड को। अब मेजोरिटी जो समंदर के नजदीक जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, क्योंकि हवा इतना तेज होता है कि उनका विंडोज है ना लगभग 365 दिन बंद ही होता है, वो खोल ही नहीं पाते विंड प्रेशर की वजह से, बरोबर। अब जब विंड प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा और आपका खिड़की आप खोल ही नहीं पाओगे, तो आपको फ्रेश एयर तो मिलेगा ही नहीं। तो मैं कितना भी क्रॉस वेंटिलेशन घर बना के दे दूं आपको, लेकिन अगर आपकी बारी बंद रहेगी तो आपको हवा आएगी कहाँ से, खिड़कियां बंद रहेगी तो हवा आएगी नहीं। तो इसलिए
हम ये वेंट हम लगा के दे रहे हैं। अब ये वेंट कैसा है, ये फिल्टर का काम करता है बेसिकली। ये प्योर फिल्टर है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ प्योर हवा आपकी घर के अंदर आएगी, कोई माइक्रोब, कोई पोल्यूटेंट, कोई मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं आएगा। स्पेशली जब आपके यहाँ पे घर में जब हवा बहुत तेज चलेगी ना, आपको ये खुला छोड़ देना है और विंडोज बंद होने के बावजूद आपके घर में आपको फ्रेश एयर मिलते रहेगी बेसिकली। तो ये भी बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हम प्रोजेक्ट में ये साथ में दे रहे हैं अपार्टमेंट के, और काफी क्लाइंट ने इसको अप्रिशिएट किया है बेसिकली। ठीक है, लास्ट 3 पॉइंट्स की बात करता हूँ, ये नॉट द लीस्ट। अब ये एमईपी रिगार्डिंग पॉइंट्स है बेसिकली। अब कैसा है कि पुराने टाइम से हमेशा से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम वायर ही यूज करते आए हैं हमेशा से। अब ये जो 200 मीटर लंबी बिल्डिंग बन रही है ना मुंबई में, आज की तारीख में कोई भी बिल्डिंग अभी तक ओसी रेडी नहीं है। तो उसके जो दो बड़े बड़े चैलेंजेस है ना, वो चैलेंजेस मैं आपको बताता हूँ जो किसी ने अभी तक फेस किया ही नहीं है, तो इसलिए किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। हमने ये टेस्ट किया इसलिए हमको पता चला है। अब इसमें दो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना वायर के थ्रू, और स्पेशली इतनी बड़ी बिल्डिंग में लगभग 20% इलेक्ट्रिसिटी, 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी आपका लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन में। लेकिन इसका जो कॉस्ट है ना, वो जो रेसिडेंट है ना उसको लग रहा है पूरा का पूरा। अब इससे क्या होता है, 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है, इट्स अ बिग कॉस्ट टू द बायर। अगर बिल्डिंग में कभी शॉर्ट सर्किट होता ना, तो ये वायर की वजह से ये शॉर्ट सर्किट पूरी बिल्डिंग में फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और पूरा बिल्डिंग को आग लगने के भी चांसेस है। बरोबर। दिस इज हम यहाँ पे 25 साउथ में बस बार करके ये टेक्नोलॉजी हम वो लेके आए हैं। कभी सुना है बस बार के बारे में? अच्छा, तो मेजोरिटी आपके जो कमर्शियल मॉल वगैरह है या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वहां पे बस बार ही यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा कॉपर का पूरा ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और जो वहां पे ये जो मॉल है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड होता है ना वो बहुत हैवी होता है। अब इस वजह से क्या होता है, वो बस बार, ये कॉपर है ना, कॉपर कैसा है इलेक्ट्रिसिटी का, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होता है इसमें। दूसरा चीज, कभी भी अगर आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगती भी है, शुरू भी होती है, कॉपर इलेक्ट्रिक फायर का बहुत बड़ा बैड कंडक्टर है बेसिकली। आग आग है ना कॉपर में कभी भी फैलती नहीं है, क्योंकि बहुत बुरा कंडक्टर है वो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉपर जो है आपका जहां पे भी आग लगना शुरू हुई ना, कॉपर ज्यादा से ज्यादा गल जाएगा, और वो आग जो फैलने वाली है वो वहीं पे वहीं खत्म हो जाएगी आग। सो बस बार से मेरे दो फायदे हो गए, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस बच गया मेरा, और दूसरा फायर सेफ्टी वापस ध्यान में आ गया। नो डाउट अभी मेरा ये जो कॉपर का भी है, जो बस बार टेक्नोलॉजी में यूज कर रहा हूँ, इसका कॉस्ट मेरा ज्यादा है कंपेयर टू द वायर। लेकिन मैं ये यूज कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि कल मेरा जब क्लाइंट यहाँ पे 100 साल 50 साल रह रहा है ना यहाँ पे, 50 साल 100 साल के बाद में भी उसको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए बेसिकली। उस थॉट प्रोसेस से पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है। अब आपने अपने लाइफ में कभी भी लीकेज का प्रॉब्लम फेस किया है क्या? ऊपर वाले के घर से पानी टपकता हो, बाथरूम से स्पेशली, हुआ था? अब सबसे बड़ी तकलीफ उसमें ये होती है कि आपको ऊपर वाले के पास जाके उसको, उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, प्लीज इसको सॉल्व कर दे। क्योंकि उसके घर के अंदर पूरा का पूरा प्लम्बिंग का पाइप होता है, बरोबर। उसके घर का प्लम्बिंग पूरा उसके घर के अंदर होता है, उसके फ्लोरिंग में। और वो सुन के भी अनसुना करता है मेजोरिटी टाइम्स, क्योंकि उसको पूरा प्लम्बिंग तोड़, उसको पूरा फ्लोरिंग तोड़ के उसको पूरा ठीक करना पड़ता है, बरोबर। अभी अपन ने 25 साउथ में क्या किया है, आपके हर एक घर में जो ऊपर वाले का घर का प्लम्बिंग है ना, उसको आपके घर के अंदर ले लिया, और उसके बाद फॉल सीलिंग बाथरूम का, और फिर बाथरूम का स्पेस, और उसके नीचे बाथरूम। अब इससे क्या हो गया, फ्यूचर में कभी भी
50 साल, 100 साल, 80 साल के बाद में कभी भी अगर प्लम्बिंग का इश्यू होता है या लीकेज होता है, आप अपने घर के अंदर प्लम्बर को बुलाओ, फॉल सीलिंग को आप निकालो, और जो तकलीफ जहां पे भी है पाइप में वो देखो और उसको फिक्स कर दो, खत्म। बेसिकली आपको जो तकलीफ हो रही है ना, वो तकलीफ को कंट्रोल करने का जो उसको कंट्रोल करने का जो पूरा सोल्यूशन है, वो मैंने अभी आपके हाथ में दे दिया। पूरा कंट्रोल मैंने आपके हाथ में दे दिया अभी। आपको ऊपर वाले के पास जाके गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एंड पे अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी प्रैक्टिकल डिजाइन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये बहुत सारे क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझ में आया और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि एक ऐसी तकलीफ जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है, और वही एक तकलीफ जो आपके कंट्रोल में है सॉल्व करना, वो बहुत ही इजी हो जाता है बेसिकली किसी के लिए भी। वो फर्क है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा लेआउट है, अगर आपको याद होगा, ये दोनों मेरे 3 BHK, ये दोनों 4 BHK है। ओके। अब सामने की तरफ समंदर है। अब ये सारे जो अपार्टमेंट है ना, यहाँ पे जो एयर कंडीशन यूनिट होंगे ना, वो सारे के सारे आपके ये VRV टेक्नोलॉजी वाले होंगे, सेंट्रलाइज्ड AC होंगे, जिसका आउटपुट यूनिट वो एक ही होगा। तो ये जो येलो येलो मार्क देख रहे हो ना, ये चारों अपार्टमेंट का रिस्पेक्टिव एयर हैंडलिंग यूनिट है, आउटपुट यूनिट AC का, एयर कंडीशन का। अब ये हमने जो डिजाइन किया था ना, वो डिजाइन के हिसाब से ये हमने सेट किया था। अब जब हमने एक्चुअली इसके ऊपर थर्मल स्टैकिंग टेस्ट किया ना, वो थर्मल स्टैकिंग टेस्ट में हमको पता चला कि ये समंदर की जो हवा है वो यहां से अंदर आ रही है, और ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है AC के, यहां से गर्म हवा यहाँ पे छूट रही है, ये जगह में वो गर्म हवा यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, अटक जाती है, और जो समंदर की हवा है वो यहाँ से आ रही है। अब समंदर की हवा तो काफी हेवी होती है और गर्म हवा काफी लाइट होती है, बरोबर। तो समंदर की हवा जो है वो नीचे जाती है, गर्म हवा जो है वो लाइट है, वो इसलिए ऊपर जाते जाती है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रही है वो। अब नीचे के फ्लोर पे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऊपर के फ्लोर पे हमने जब ये टेस्ट किया ना, तो हमको पता चला कि ये जो टेम्परेचर है ना, वो 10 डिग्री तक डिफरेंस दिख रहा है उसमें, ऊपर के फ्लोर पे। हाँ, वो टेम्परेचर 10 डिग्री तक बढ़ गया। और वो 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से चांसेस है, क्योंकि ये जगह पे है ना सारे एयर हैंडलिंग यूनिट है, AHU AC के। तो एक एक कोई भी AHU फ्यूचर में गर्मी की वजह से और ये टेम्परेचर की वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है, और पूरे बिल्डिंग को आग भी लग सकती है। ये हमने टेस्ट किया, हमको पता चला कि ये तकलीफ हो सकती है फ्यूचर में, इसीलिए हमने क्या किया, ये जो 4 BHK के AHU है ना यहाँ पे, इसको हमने पीछे खींच के मास्टर बेडरूम के यहाँ पे शाफ्ट में डाल दी, क्योंकि 4 बेडरूम के जो AHU है ना, वो गर्म हवा ज्यादा छोड़ेंगे, क्योंकि एरिया ज्यादा है, वो AC ज्यादा कंज्यूम होगा और उसका गर्म हवा ज्यादा निकलेगा, बरोबर। अब ये जो छोटा सा ये जो चेंज किया ना हमने, ये छोटे से चेंज की वजह से हमको पता चला कि हमने बिल्डिंग को आग लगने का जो रिस्क है ना, वो लगभग 90-95% कम कर दिया। अब ये सारी जो छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको इतना पूरा डिटेल में समझाई ना, ये कोई भी बिल्डर आज की डेट में बताता ही नहीं है। और बिल्डर छोड़ो, आज की डेट में हम एज अ बायर, आप खुद अगर अपने लिए घर देखने जाओगे तो ये सारी चीजें आप खुद इग्नोर करते हो, ये खुद चीजें आप पूछते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है थॉट प्रोसेस, कि घर लिया, चाबी लिया और हम रहने लग जाते हैं, और ये सारी चीजें हमको तकलीफ आती ही नहीं है शुरू में। पहले 5 7 8 साल तक, 10 साल तक आपको ये समझ में नहीं आता है तकलीफें है। ये तकलीफें कब होती है? 10 साल, 8 10 साल जब आप यूज करके रह रहे हो ना घर में, तब आपको ये प्रैक्टिकल तकलीफें 8 10 साल बाद पता चलती है। हमने क्या किया है, वो जो तकलीफ है वेर एंड टेयर और यूसेज के बाद में आपको 8 10 15 साल के बाद में जो पता चलने वाली थी, वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है।
और अगले 50 साल, 80 साल, 100 साल तक आपको वो सारी तकलीफें नहीं आएगी। उसका सोल्यूशन कर दिया हमने। तो टेक्निकली क्या हो गया है, इस वजह से मेरा डिजाइन है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल डिजाइन है, बहुत ही हैबिटेबल डिजाइन है, लिवेबल डिजाइन है, ना कि एक ऐसा सफेद हाथी जिसको आप, जिसकी वजह से आपको हर साल सिर्फ खर्चा करते रहना पड़े मेंटेनेंस के ऊपर। ये सब चीजों की वजह से आपका मेंटेनेंस भी बहुत कम हो जाता है ना बेसिकली। अगर आप नोटिस करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा घर का जो ये लेआउट है 4 BHK का, अब इसमें इस तरफ में विंडोज है, इस तरफ में विंडो है, इस तरफ में विंडो है, यहाँ विंडो है, ये बेडरूम में यहाँ विंडो है, ये डाइनिंग में यहाँ विंडो है, किचन में भी यहाँ पे विंडो है। अब इस तरह का लेआउट की वजह से आपके घर के अंदर लिटरली पूरा दिन भर अच्छी खासी नेचुरल लाइट बनी रहती है और क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है। तो ये डिजाइन की वजह से हमने कोशिश की है कि क्लाइंट जब यहाँ पे आके रहेगा ना, तो उसको जब तक दिन ढलता नहीं है ना, तब तक उसको नेचुरल लाइट के सहारे वो जी सके। उसको आर्टिफिशियल लाइट चालू करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो इन अ लॉन्ग रन, अगर वो ऐसा करता है तो इन अ लॉन्ग रन वो अपना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ही बचाता है कंपेयर टू एनी सच काइंड ऑफ अ बिग टिकट साइज प्रोडक्ट, अगर आप जिस किसी से भी कंपेयर करोगे तो। क्योंकि कहीं भी और ऐसा कोई टिकट साइज वाला प्रोजेक्ट आप देखोगे इतना बड़ा, तो वहां पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा ना, वो कम से कम 30 रुपया से लेके 40 रुपया से 50 रुपया पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा उसका, वो बिल्डिंग का, वो प्रोजेक्ट का। अपने अपने यहाँ पे जो रियलिस्टिक मेंटेनेंस का कॉस्ट अगर मैं बात करूं ना आपको, तो वो है 15 रुपए से 17 रुपए आपका कॉस्ट आएगा। सारी चीजें मिला के आपका मेंटेनेंस ऑफ योर क्लब हाउस से लेके स्विमिंग पूल से लेके आपका वगैरह सब कुछ हो गया। ऑलरेडी एज अ डेवलपर हम प्राइसिंग जो 1 साल का ले रहे ना, 1 साल का मेंटेनेंस ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं प्राइस के अंदर 23 रुपया कारपेट के ऊपर। आप जानते हो बिल्डर जब पहला शुरू में जब लेता है वो हायर साइड ही लेता है, अपनी जेब से तो देने से रहा वो, बरोबर। हेलो, कोई भी बिल्डर अपनी जेब से तो कोई पैसा देगा नहीं शुरू में। तो शुरू में अगर वो 1 साल का मेंटेनेंस ले रहा है तो वो हायर प्राइस पे ही लेगा, वो कम तो लेगा नहीं। तो वो भी हमने 23 रुपया के हिसाब से कैलकुलेट किया है। प्लस जिस दिन मेरा ये पहला टावर बन के तैयार होगा ना, मेरा 70 से 80% एम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब वो 70 से 80% एम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने 30 रुपए के हिसाब से मेंटेनेंस दिया है पहले टावर के से। तो मेजोरिटी उसका जो एम्यूनिटी का मेंटेन करने का जो लोड है वो साउथ टावर वालों पे ही आएगा, इसीलिए 23 रुपया मैं मांग रहा हूं। जिस दिन मेरा नॉर्थ टावर और सेंट्रल टावर बन के तैयार हो जाएगा ना, तो उस वक्त ये 23 रुपया डेफिनेटली ये दोनों टावर में भी डिवाइड हो जाएगा। समझा आपको? ये जो 23 रुपया है, फ्यूचर में जब नॉर्थ टावर और सेंट्रल टावर भी बन के आएगा, तो वो जो क्लाइंट रहने आएंगे उनके बीच में ये डिवाइड हो जाएगा तीनों टावर में फिर। तो ये 23 रुपया जो ऑलरेडी मैंने ज्यादा हायर साइड में लिया है, वो रियलिस्टिक नंबर 15 से 17 रुपया हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक तरीके से आप बोल सकते हो यूएसपी है कि हमने कोशिश किया है डिजाइन को ऐसा बनाने का कि आपका मेंटेनेंस ज्यादा नहीं हो, कल को ये सफेद हाथी नहीं बन जावे। एक एक आप बोलने के लिए बोल सकते हो कि एक सफेद हाथी आपने खरीद तो लिया, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए ये सफेद हाथी नहीं बनेगा बेसिकली। कोई भी वाले जो क्लाइंट है ना, वो किसी भी क्लाइंट को देखो, उनको खरीदने के लिए तकलीफ नहीं होगी है। वन टाइम अगर एक 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ देना है तो वन टाइम देने के लिए इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसको हर महीने मेंटेनेंस जो है कॉस्ट, वो अगर 50,000 लाख रुपया अगर होगा तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। वो, तो वो चीज पे हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और उसी तरह से डिजाइन किया प्रोडक्ट को। ठीक है, सो ये अपना पूरा प्रोजेक्ट का समरी है बेसिकली, जो आपको पूरा गो थ्रू कराया मैंने आपको।
जो अपने पार्टनर्स है जिनके साथ में अपन ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आर्किटेक्ट में हफीज कॉन्ट्रैक्टर का डिजाइन बेसिकली यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कैपेसाइट के थ्रू हो रहा है। आपका जो शो फ्लैट और इंटीरियर्स वगैरह है वो नेत्रवाला आइबरा के थ्रू है, और जो क्लब हाउस है वो बॉबी मुखर्जी के थ्रू बनाया जा रहा है बेसिकली। और जो अब तक अपने यहाँ पे क्लाइंट जिन्होंने ले लिया है, दीज आर वेरी वेरी बिग नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी के बड़े बड़े ओनर है, बड़े बड़े बैंकर्स है, जो प्राइवेट कंपनी के जो आज की डेट में एमडी सीईओज है, वन ऑफ द लीडिंग बैंक ऑफ द कंट्री इंडिया के, वो अपने साथ में ऑलरेडी उन्होंने बुकिंग करके रखा है। प्लस डायमंड डीलर वगैरह काफी है जिन्होंने लिया हुआ है। शिपिंग कंपनीज के कुछ बड़े बड़े है एमडी सीईओ, उन्होंने लिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज वाले कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके एमडी सीईओ हमारे पास से है। इसमें जो एक आध नाम और नहीं है, वो है आपका हॉस्पिटल, सॉरी, मेडिकल फ्रेटर्निटी से। तो एक से दो दो ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स है, वेरी वेरी टॉप नॉच सर्जन, जिन्होंने हमारे साथ में लिया हुआ है। So it's a very very wide range of clientele that we are talking about, and very very big names, to be very honest, that way. वैसा है। That's it.